नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। हेल्थ डिवाइसेज से होता है पारा प्रदूषण, यूएनईपी ने किया प्रोजेक्ट लॉन्च, भारत बना भागीदार। डेंगू के लिए दूसरी वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ ने किया प्री क्वालिफाइड, वायरस से होता है डेंगू, फैलाने के लिए जिम्मेदार है मच्छर। और चीन दक्षिण चीन सागर में लगा रहा है फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, यूएसए ने दी चेतावनी, रूस दुनिया में फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्च करने वाला पहला देश। आइए शुरू करें। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ने हेल्थ केयर सेक्टर से मरकरी यानी पारे के प्रदूषण को दूर करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। $134 मिलियन वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद मेडिकल डिवाइसेज से पारे के उपयोग को बिल्कुल समाप्त करना है। इस प्रोजेक्ट में भारत, अल्बानिया, बुर्किना फासो, मोंटेनेग्रो और युगांडा जैसे कंट्रीज शामिल हैं। दरअसल मेडिकल डिवाइसेज जैसे थर्मामीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर इत्यादि में पारे का इस्तेमाल होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। जब तक पारा इन डिवाइसेस में इंटैक्ट है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार ये डिवाइसेस अगर टूट जाएं या फिर आउट ऑफ सर्विस हो जाएं तो ये पारा पर्यावरण में फैल जाता है। पारा इंसानों के लंग्स, किडनी और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। अब यूएनईपी अपने प्रोजेक्ट के तहत इन पारे वाली डिवाइसेस को रिप्लेस करके अदर ऑल्टरनेटिव को अडॉप्ट करने पर जोर दे रहा है। इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर बैटरी एंड सोलर पावर डिजिटल थर्मामीटर सजेस्ट किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट का मकसद हर साल 20% की दर से पारा युक्त थर्मामीटर और स्फिग्मोमैनोमीटर की चरणबद्ध तरीके से फेज आउट करना है। इस प्रोजेक्ट को लेकर 3 संस्थाओं के नाम हमें याद रखने हैं। पहली तो संस्था है यूएनईपी, जिसने इस पहल को लॉन्च किया है। दूसरी संस्था है जीईएफ यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जो कि प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए जिम्मेदार है। और तीसरी संस्था डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। अब हम एक बार इन तीनों संस्थाओं के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गठन हुआ था साल 1972 में। यह यूएन के भीतर वैश्विक स्तर पर पर्यावरण और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। यूएन एनवायरनमेंट असेंबली इसकी गवर्निंग बॉडी है और ये संस्था दुनिया में पर्यावरण से जुड़े निर्णय लेने के लिए सबसे उच्च स्तर की संस्था है। वहीं जीईएफ यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फंड्स यानी वित्त मुहैया कराने वाली एक बहुपक्षीय सुविधा है। इसका गठन हुआ था 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान। ये जैव विविधता, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, महासागरों और जमीन के लिए समर्पित प्रोजेक्ट्स के लिए फंड मुहैया कराती है। जीईएफ फंड अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों को पूरा करने के इच्छुक विकासशील देशों के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा ये सरकारी एजेंसीज, सिविल सोसाइटीज, निजी क्षेत्र की कंपनीज और रिसर्च से जुड़े संस्थानों को पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मदद करता है। जीईएफ कई सारी पर्यावरण संधियों के लिए एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तौर पर काम करती है, जैसे मेडिकल डिवाइसेज से पारे के उपयोग को समाप्त करने के प्रोजेक्ट की फंडिंग हो, या पारे के लिए ही बनी मिनामाता संधि के लिए भी फंडिंग जीईएफ के द्वारा की जाती है। देखिए, फंडिंग से क्या मतलब है। जैसे अभी कुछ वक्त पहले आईसीएमआर ने गाइडलाइंस जारी की थी कि लोगों को अपने डाइट में अनाज कम, फल, सब्जियां और नट्स जैसे हेल्दी आइटम ज्यादा लेने चाहिए। अब बात तो ठीक है, लेकिन गेहूं से बनी रोटी की तुलना में फल और मेवे तो बहुत महंगे हैं। तो अगर सरकार के द्वारा ये कहा जाए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हम मेवे और फल भी प्रोवाइड कराएंगे, तब तो ठीक है। लेकिन जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं है और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो सर्वाइवल के लिए अनाज ही खाएंगे। ऐसा ही कुछ होता है पर्यावरण की संधियों के साथ। जब विकासशील देशों को कहा जाता है कि जीवाश्म ईंधन नहीं, स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करो, तो वे कह देते हैं कि भाई पैसे नहीं है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर ऐसे फंड्स की व्यवस्था की जाती है। इन फंड्स में पैसा डोनेशन आदि के जरिए हासिल होता है। इसके अलावा 1948 में स्थापित डब्ल्यूएचओ यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और इसका मकसद दुनिया को स्वास्थ्य के मसले पर सुरक्षित रखना और वल्नरेबल सेक्शन तक सुविधाएं पहुंचाना है। डब्ल्यूएचओ कई मुद्दों पर काम करता है, जैसे मानव पूंजी की देखभाल करना, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना, गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए काम करना, छोटे द्वीपीय देशों में जलवायु परिवर्तन से निपटना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की रोकथाम के लिए काम करना। इसके अलावा संचारी रोगों के उन्मूलन के लिए भी ये जिम्मेदार है।
डब्ल्यूएचओ के प्रशासन के लिए दो निकाय जिम्मेदार हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली प्रमुख नीति निर्माता संस्था है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड असेंबली के निर्णयों और नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख डायरेक्टर जनरल होता है। इसे असेंबली के द्वारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नॉमिनेशन पर नियुक्त किया जाता है। डायरेक्टर जनरल को केवल एक बार रीअपॉइंट किया जा सकता है। डब्ल्यूएचओ ने डेंगू बुखार के लिए दूसरी वैक्सीन को प्री क्वालिफाई कर दिया है। TAK-003 नाम की यह वैक्सीन जापान की एक टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी ने तैयार की है। वैक्सीन के प्री क्वालिफिकेशन से मतलब है कि डब्ल्यूएचओ ने टेस्टिंग, सैंपल और मैन्युफैक्चरिंग साइट्स के इंस्पेक्शन के बाद अब इस वैक्सीन को प्री क्वालिफाइड वैक्सीन्स की लिस्ट में शामिल कर दिया है। डेंगू के लिए ये दूसरी ऐसी वैक्सीन है जिसे प्री क्वालिफिकेशन की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले CYD-TDV वैक्सीन को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। हालांकि ये याद रखिए कि इस लिस्ट में शामिल होने का मतलब ये नहीं होता है कि ये अप्रूव हो गया है। ये अप्रूवल नहीं है। अप्रूवल के लिए तो देश की रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ मिलकर फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। प्री क्वालिफिकेशन लिस्ट में शामिल होने पर वैक्सीन को UN की एजेंसीज जैसे यूनिसेफ आदि के द्वारा अब खरीदा जा सकता है, जिससे जरूरतमंद समुदायों तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। TAK-003 एक लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन है। मतलब ये कि इसमें डेंगू फैलाने वाले वायरस के 4 सेरोटाइप्स के वीक वर्जन को शामिल किया गया है। देखिए, वैक्सीन हमारी बॉडी में काम कैसे करती है। कोई भी पैथोजन जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट या फंगस जो भी हमारी बॉडी में बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, ये कई सब पार्ट से मिलकर बने होते हैं और इन्हें एंटीजन कहते हैं। जैसे ही ये एंटीजन हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं, हमारा शरीर एंटीबॉडी के जरिए इनका मुकाबला करता है और ये एंटीबॉडी हमारे शरीर में सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमारा शरीर रिलीज करता है। अब इसमें वैक्सीन का क्या रोल है? वैक्सीन को बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस के जरिए ही तैयार किया जाता है। तो वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटीजन प्रोड्यूस करके बॉडी को वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाना सिखा देती है। वैक्सीन्स में पैथोजेंस का जो वर्जन डाला जाता है वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब हम जानते हैं कि आखिर डेंगू क्या होता है। डेंगू एक मच्छर जनित वायरल इन्फेक्शन है। डेंगू होने पर तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, त्वचा पर चकत्ते आदि निकल आते हैं। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू एंडीज मच्छर के काटने से होता है। यह संक्रमण फ्लेविराइबो परिवार के एक वायरस के सेरोटाइप यानी DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4 के कारण होता है। हालांकि ये वायरस 10 दिनों से अधिक समय तक जीवित नहीं रहते। जब डेंगू का संक्रमण गंभीर रूप ले लेता है तो DHF यानी डेंगू हेमोरेजिक फीवर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें हेवी ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट, यहां तक कि पीड़ित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। DHF को डेंगू शॉक सिंड्रोम भी कहते हैं। आपको बता दें, डेंगू संक्रमण दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में होने वाली एक आम समस्या है और लगभग 3 बिलियन लोग डेंगू से प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कपिल सिब्बल की जीत का जश्न मनाते हुए इसे उदार, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील मूल्यों की जीत बताया। दरअसल सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। वे इस पद पर चौथी बार चुने गए हैं। कपिल सिब्बल वर्तमान अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल की जगह लेंगे। हार्वर्ड लॉ स्कूल से पढ़े कपिल सिब्बल भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। एडवोकेट विक्रांत यादव SCBA के सचिव चुने गए। SCBA के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के लॉन्स में डिबेट भी आयोजित की गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़ी एक और खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीट्स आरक्षित कर दिए थे। देखिए, SCBA से मतलब है एक ऐसे संगठन से जिसमें सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स शामिल होते हैं। यहाँ याद रखिएगा कि ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड एक संस्था है। इसकी स्थापना का मकसद था देश में लोकतंत्र, कानून का शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना। वर्तमान में भी ये संस्था देश की कानून व्यवस्था में सुधार का काम करती है। इसके अलावा इसमें शामिल सदस्यों के लिए मानक निर्धारित करना भी इसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपने बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया का भी नाम सुना होगा। बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत में कानूनी पेशेवरों के लिए प्रमुख स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें जिला, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बार एसोसिएशंस शामिल हैं।
जैसे कि अभी हमने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात की, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया में शामिल है। इसे 8 अगस्त 1959 को गठित किया गया था। इसका मकसद संविधान को बनाए रखना और कानून के शासन और सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देना है। एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। इसकी कार्यकारी समिति का चुनाव एक शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुने हुए सदस्य होते हैं। सभी हाई कोर्ट्स की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और राज्यों के एडवोकेट्स जनरल इसमें एक्स ऑफिशियो यानी पदेन सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं। BAI बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन और कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय कानूनी पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। आपने इतिहास में ब्रिटेन की फूट डालो और राज करो की नीति के बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन आधुनिक दौर में चीन ने एक नई पॉलिसी निकाली है। इसे पहले विवाद करो फिर राज करो नीति कहा जा सकता है। चीन पहले दूसरे देशों के साथ विवाद में उलझता है। ये विवाद आमतौर पर टेरिटरीज को लेकर होते हैं। ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी के इश्यूज लंबे चलते हैं। फिर चीन इन विवादित क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू कर देता है। जिन देशों के साथ चीन ये नीति अख्तियार करता है वे आमतौर पर चीन के मुकाबले वित्तीय तौर पर कमजोर होते हैं। इसका फायदा उठाते हुए चीन इन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज पर कब्जा जमाए रहता है, जैसे कि दक्षिण चीन सागर में चीन वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस के साथ विवाद में है। दक्षिण चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक मार्जिनल सी है। यह सागर आर्थिक और भू रणनीति के लिहाज से बहुत अहम है। चीन दक्षिण चीन सागर के तकरीबन 90% हिस्से पर दावेदारी करता है। अब अमेरिका की मिलिट्री की तरफ से खबर आ रही है कि चीन दक्षिण चीन सागर में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी में है। इस पर फिलीपींस समेत अन्य देशों ने बहुत चिंता जाहिर की है। इन देशों का मानना है कि इन पावर प्लांट्स की आड़ में चीन अपनी मिलिट्री पावर को मजबूती देगा। ऐसा नहीं है कि दक्षिण चीन सागर में चीन का कोई पहला निर्माण कार्य है। इससे पहले भी चीन यहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड और एयरपोर्ट रनवेज बना चुका है। फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी जाहिर की जा रही हैं। साथ ही IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी इंटरनेशनल वाटर्स में फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। आपको बता दें कि चीन ऐसा पहला देश नहीं है जिसने फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रस्ताव किया है। 1970 में ऐसा सबसे पहला प्रस्ताव USA की तरफ से आया था। हालांकि पर्यावरण संबंधी चिंताओं के चलते इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। आपको बता दें कि रूस दुनिया का पहला देश है जिसने फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार किया है। यह पावर प्लांट ऑपरेशनल है। इसे एकेडमिक लोमोनोसोव नाम दिया गया है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कमला बेनीवाल का जयपुर में निधन हो गया। वे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और 3 राज्यों में राज्यपाल रह चुकी हैं। उन्होंने युवा अवस्था में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। वो जयपुर जिले से 7 बार विधायक चुनी गई थी और 27 साल की उम्र में पहली बार राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी। 2003 में उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इंटरनेट और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के उपयोग के लिहाज से समाज और अर्थव्यवस्थाओं में आने वाली संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का एक अन्य मकसद समाज में डिजिटल विभाजन को कम करने के तरीकों का पता लगाना है। यदि इसके इतिहास की बात करें तो ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने पहली बार 17 मई 1969 को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया था। 17 मई को ITU के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए चुना गया था। आगे जाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2006 में एक प्रस्ताव पारित कर 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस घोषित किया। सोशल मीडिया पर ब्लॉक आउट 2024 नाम से एक कैंपेन चलाया जा रहा है। यह कैंपेन बॉलीवुड, खेल और हॉलीवुड जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों के खिलाफ चल रहा है। दरअसल गाजा के राफा शहर पर इजरायली हमलों के खिलाफ टिप्पणी या विरोध न करने और ऐसी परिस्थिति में मेट गाला जैसा इवेंट आयोजित करने पर लोग नाराज हैं। इसी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत सेलिब्रिटीज को सोशल मीडिया पर अनफॉलो, ब्लॉक और बायकॉट करने की अपील की जा रही है। सरकार ने यूरोपीय नियामक ढांचों से प्रेरणा लेते हुए डिजिटल कंपटीशन विधेयक 2024 का ड्राफ्ट पेश किया। यह प्रस्ताव यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट अधिनियम के समान है।
इस ड्राफ्ट का मकसद गूगल, फेसबुक और अमेजन जैसी प्रमुख और प्रौद्योगिकी फर्मों के संचालन को विनियमित करना यानी रेगुलेट करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग न करें और नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना कंपनी के वैश्विक कारोबार का 10% तक हो सकता है। यदि कानून यथावत लागू हो जाता है तो इसका अर्थ होगा कि एप्पल जैसी कंपनी को आईफोन उपयोगकर्ताओं को एप्पल के स्वयं के स्टोर के बजाय किसी तीसरे पक्ष के ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करने की अनुमति देनी होगी। ऐसे ही नियमों और इस कानून का कंपनियां जोरदार विरोध कर रही हैं। म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम FMR को रद्द करने और पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले का विरोध किया जा रहा है। मिजोरम में यह विरोध प्रदर्शन जोरो यानी जो यूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया। जोरो एक मिजो समूह है जो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार की सभी चिन, कुकी, मिजो, जोमी जनजातियों का एक प्रशासन के तहत लाकर उनका पुनः एकीकरण चाहता है। मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ क्रमशः 390 किलोमीटर और 510 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और फ्री मूवमेंट रिजीम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक आवाजाही की अनुमति देता है। नासा इसी महीने एक नया मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से हीट लॉस का अध्ययन करने और बदलती जलवायु पर जानकारी प्रदान करेगा। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने इसकी जानकारी दी। मिशन का नाम पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट है। यह पृथ्वी पर दो सबसे दूरस्थ क्षेत्रों का आर्कटिक और अंटार्कटिक का अध्ययन करेगा तथा यह समझने में मदद करेगा कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र अंतरिक्ष में कितनी ऊष्मा विकीर्ण करते हैं और उसका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 एशिया सूची का अपना नवा संस्करण जारी किया। इस सूची में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 30 साल से कम उम्र के 300 युवा उद्यमियों, नेताओं और इनोवेटर्स को शामिल किया गया है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं और उद्योगों में बदलाव ला रहे हैं। इस सूची में कुछ भारतीयों के नाम भी शामिल हैं जिसमें अक्षत बंसल, राघव अरोड़ा, भाग्यश्री जैन, येशु अग्रवाल आदि के नाम शामिल हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिनामाटा संधि पारे के प्रदूषण से संबंधित है। GEF का गठन पेरिस समझौते के दौरान हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार का कारक एक मच्छर जनित वायरस है जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? एडिनो वायरस, वैक्सीनिया वायरस, निपा वायरस या फिर फ्लेवीराइबो वायरस? आइए देखें पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, ग्लेशियर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया का 1/3 फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स में पाया जाता है। हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला में मौजूद एकमात्र ग्लेशियर था। कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है विकल्प डी, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न पूछा गया था, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड साइट कांवर झील किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड? और सही जवाब है इसका विकल्प ए, बिहार। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब आपको, सही जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।